बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको समझते हैं। द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट इज द फिनोमेना इन विच द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्स रेज इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्स रेज। ठीक है, यानी ये कॉम्पटन इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक फोटोन जब कोलाइड करता है एक्स रेज का, तो कुलियन से पहले उसकी जो वेवलेंथ है वो स्मॉलर होती है, और कुलियन के बाद उसकी हम वेवलेंथ देखते हैं तो वो यानी जो स्कैटर्ड एक्सरे होता है उसकी वेवलेंथ ग्रेटर होती है। तो इसको हम समझते हैं अभी डिटेल में। ये फिनोमेना को कॉम्पटन इफेक्ट इसलिए कहते हैं बिकॉज इट वाज discovered by an American scientist whose name was आर्थर हॉली कॉम्पटन। तो 1923 में ये उसने डिस्कवर किया था, और उसी के नाम से हम इसको याद रखते हैं। और इस फिनोमेना की अहमियत मॉडर्न फिजिक्स में आप इसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ही वाज awarded the Nobel Prize in Physics in 1926 sorry 27 for the discovery of Compton effect। ओके, सो अब हम इसको ज़रा देखते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली है क्या। तो कॉम्पटन इफेक्ट के लिए कॉम्पटन ने जो एक्सपेरिमेंट यूज़ किया था, फॉर दैट ही बेसिकली यूज्ड एन एक्सरे सोर्स। ठीक है, उसने एक्सरे सोर्स का मतलब है कि जहाँ एन एक्सरे ट्यूब यूज़ की जिससे एक्सरेज इमिट होती हैं। तो उसने एक्सरेज के सामने एक कॉलीमेटिंग स्लिट रखी ताकि जो रेज हैं वो पैरेलल हो जाएं। ठीक है, क्योंकि वैसे वैसे तो आपको पता है एक्सरेज हर डायरेक्शन में एमिट होती हैं, तो टू मेक दम पैरेलल उसने कुछ कॉलीमेटिंग स्लिट्स रखी। कॉलीमेटर कहते हैं एन इंस्ट्रूमेंट विच मेक द रेज पैरेलल। तो इसने जब उस एक्सरेज उससे पास करके आगे आई, तो उसके सामने उसने कोई टारगेट रखा, मटेरियल जस्ट लाइक ग्रेफाइट। ठीक है, तो जब उसने ग्रेफाइट टारगेट रखा तो उसने नोट किया कि एक्स रेज जो थी वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो गई। ठीक है, तो स्कैटर्ड एक्स रेज को फिर उसने विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर यानी उसको मेजर किया। ठीक है, डिटेक्टर जो था ये ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर था बेसिकली, जिसकी मदद से वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को यानी जो सॉरी एक्स रेज थी उसको मेजर कर रहा था। तो जो बात उसने नोटिस की वो क्या थी, उसने ये बात नोटिस की कि जो एक्स रेज इंसिडेंट हो रही थी टारगेट की तरफ उसकी वेवलेंथ, मसलन अगर आप देख सकते हैं तो स्मॉल वेवलेंथ है। ठीक है, लैम्डा लेट सपोज। लेकिन आफ्टर स्कैटरिंग उसने देखा कि अगर आप देखें तो स्कैटरिंग के बाद जो एक्स रेज थी उनकी वेवलेंथ लॉन्ग है। ठीक है, यानी चेंज हो गई, और चेंज भी क्या आया कि उसके अंदर इंक्रीज आ गया, तो इसको लेट्स सपोज हम लैम्डा प्राइम कह देते हैं। तो ये जो इफेक्ट है कि एक्स रेज बिफोर स्कैटरिंग बाय द टारगेट मटेरियल उसकी वेवलेंथ कम है। ठीक है, स्मॉलर है, और आफ्टर स्कैटरिंग उसने नोट किया कि जो वेवलेंथ है वो लार्जर है। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली। ठीक है, तो बाकी अब डिटेक्टर का काम ये था जस्ट लाइक जिस तरीके से जो ट्रेन की पटरी होती है उसी तरह डिटेक्टर जो होता है वो 360 डिग्री के ऊपर आप मुख्तलिफ एंगल्स पे इसको यानी मूव कर सकते हैं, और मुख्तलिफ डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी होती है एक्स रेज की वो मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सी आर। ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की मदद से। तो फिर हम उसने देखा डिफरेंट एंगल्स पे आप देख सकते हैं यानी एक्स रे स्कैटर्ड होती हैं, और फिर उसी को उसने मेजर किया था। ओके, तो अब हम आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट की तरफ, यानी कि कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट देता है। तो अगर इसमें हम देखें देखें लेट सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन की तरफ एक एक्स रे का फोटोन जो है वो इंसिडेंट होता है। ठीक है, ये एक्स रेज है। तो हम कहते हैं कि इसमें अगर आप देखें तो एक एक्स रे इस इलेक्ट्रॉन को हिट करती है, और हिट करने के बाद जो एक्सरे की वेवलेंथ है वो अगर आप देखें तो चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी इस एक्सरे की वेवलेंथ काफ़ी कम है, और इस वाली जो स्कैटर्ड एक्सरे है उसकी वेवलेंथ लॉन्ग हो जाती है। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, और जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन भी स्कैटर हो जाता है
आफ्टर द इंटरेक्शन। तो अब आप कहेंगे कि इसमें ऐसी क्या खास बात है, लेकिन इसमें बात ज़रा समझने की है। एक तो आप देखें एक्स रेज की वेवलेंथ यहाँ पे शॉर्ट है। अगर मैं कहूँ तो इंसिडेंट एक्स रेज की वेवलेंथ शॉर्ट है, और आफ्टर स्कैटरिंग जो वेवलेंथ है वो लॉन्ग है। ठीक है, तो पहले तो अगर हम इनका रिलेशन देखें एनर्जी के साथ, E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। तो आपको पता है जब वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो एनर्जी क्या होगी, लार्ज होगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की तरफ जब एक्सरे आती है तो उसकी वेवलेंथ लार्ज होती है। लेकिन जो लॉन्गर वेवलेंथ है स्कैटर्ड एक्सरे की, इसका मतलब है उसकी एनर्जी अगर आप देखें तो एच सी बाय लेमडा। तो जब लॉन्ग वेवलेंथ है इसका मतलब एनर्जी क्या है, स्मॉल है। तो ये बात तो समझ आती है कि एक्स रेज बिफोर स्कैटरिंग उसकी वेवलेंथ स्मॉलर है, और आफ्टर स्कैटरिंग उसकी वेवलेंथ लॉन्गर है। मतलब कि पहले एनर्जी ज़्यादा है और बाद में एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो वेवलेंथ या फोटोन आया एक्सरे का, इसने इलेक्ट्रॉन को हिट किया तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल गई, और बाकी रिमेनिंग एनर्जी जो है वो स्कैटर्ड हो गई इन द फॉर्म ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे। ठीक है। तो अब इसमें यानी अगर आप चले मैं और सिंप्लीफाई करूं तो ऐसा ही है जैसे कि देखें 10 जूल का, लेट सपोज फॉर एग्जांपल एक्स रे थी, एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। तो लेट सपोज अगर 10 जूल आया तो 10 जूल में से लेट सपोज अगर 2 जूल इलेक्ट्रॉन को मिल गई एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन हिट होके वहां चला गया, और बाकी रिमेनिंग 8 जूल जो है वो स्कैटर्ड हो गई। ठीक है, तो जाहिर बात है एनर्जी लेस हो जाएगी आफ्टर स्कैटरिंग, इसलिए वेवलेंथ लॉन्ग हो जाती है। और इस इफेक्ट को हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट के। आफ्टर इंटरेक्शन विद द एक्सरे, द स्कैटर्ड एक्सरे हैज अ लॉन्गर वेवलेंथ, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। अच्छा, तो अब यहाँ पे एक बड़ी और इंटरेस्टिंग बात है कि हम कह रहे हैं कि ये जो एक्सरे है इसने इलेक्ट्रॉन को हिट किया। ठीक है, एक्सरे ने इलेक्ट्रॉन को हिट किया, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। देखें ये तो ऐसा ही है कि वैसे अगर हम यानी देखते हैं, अगर आपको मैं इस अ, एक एनिमेशन दिखाता हूँ, देखें जिस तरीके से अगर आप ये ऊपर वाली एनिमेशन देखें तो इसमें ऐसे ही है जैसे एक मैसिव ऑब्जेक्ट, जब यानी एक बॉल जब दूसरी बॉल को हिट करती है तो वो एक दूसरे को हिट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये वाइट वाली बॉल लेट सपोज ऊपर की तरफ चली जाती है, दूसरी बॉल इधर आ जाती है। तो लेकिन इसका भी मैस है, इसका भी मैस है। ठीक है, तो एक मैसिव ऑब्जेक्ट दूसरे मैसिव ऑब्जेक्ट को हिट करे तो ठीक है, बात समझ आती है। लेकिन यहाँ पर कॉम्पटन इफेक्ट में क्या हो रहा है, वो नीचे वाली अगर आप यानी इसमें देखें एनिमेशन में, तो एक फोटोन आता है जिसका मैस है ही नहीं। ठीक है, अब आपको पता है फोटोन, फोटोन का क्या मतलब है, यानी एक्स रे का जो फोटोन है, फोटोन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और फोटोन का मैस जीरो होता है। तो ये ऐसा ही है जैसे एक मैस लेस ऑब्जेक्ट, यानी कि फोटोन एक मैसिव पार्टिकल को, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसको हिट कर रहा है और उसको वैसे ही धक्का मार के साइड पे कर रहा है जैसे कि है उसका अपना मैस एग्जिस्ट करता है। समझ आई बात? यानी इलेक्ट्रॉन का मैस है, उसको एक ऐसा पार्टिकल हिट कर रहा है फोटोन जिसका मैस एग्जिस्ट ही नहीं करता, और वो इलेक्ट्रॉन वैसे ही स्कैटर हो जाता है जैसे उसको किसी मैसिव पार्टिकल ने हिट किया। तो ये पहली दफ़ा कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया, और इसी को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। तो अगेन आप एनिमेशन में देखेंगे, अभी नीचे वाले में देखिएगा कि एक कम वेवलेंथ का फोटोन आता है, वो इलेक्ट्रॉन को हिट करता है जस्ट लाइक कुलियन ऑफ स्नूकर बॉल्स, और वो इलेक्ट्रॉन को भी वो यानी दूसरी तरफ पे आप कहते हैं कि स्कैटर कर देता है, और जो एक्सरे होती है वो खुद भी स्कैटर होने के बाद उसका लॉन्गर वेवलेंथ प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो अगेन आप इस एनिमेशन को नीचे वाली को भी देखिएगा कि ये फोटोन आता है, वो इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, इलेक्ट्रॉन भी साइड पे चला गया और स्कैटर्ड फोटोन साइड पे चला जाता है। तो दोनों मेन बात यह है कि एक तरफ तो हमें वेवलेंथ की बात समझ आ रही है कि स्कैटर होने से पहले वेवलेंथ कम, स्कैटर होने के बाद वेवलेंथ लॉन्गर है। और दूसरी बात इंटरेस्टिंग ये है कि फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे हिट करता है जैसे कि उसका कोई मैस है, और वो उसको पार्टिकल की तरह हिट करता है। तो यहीं से आपसे अगर मैं पूछूं कि आपका क्या ख्याल है कि क्या कॉम्पटन इफेक्ट जो है
क्या ये लाइट की कौन सी नेचर को आपके ख्याल में एक्सप्लेन करता है, या उसको यानी यानी उसकी वेरिफिकेशन कर रहा है, ठीक है। तो क्या ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट कर रहा है, या आपके ख्याल में इज इट सपोर्टिंग द वेव नेचर? ठीक है, तो आपका क्या ख्याल है? आई होप कि आप लोगों को इसका आंसर अभी समझ आ गया होगा कि ये पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि जिस तरह एक मैसिव पार्टिकल दूसरे मैसिव पार्टिकल को, एक स्नूकर की बॉल दूसरी स्नूकर बॉल को हिट करती है, वैसे ही हमें यहाँ ऐसा लगता है जैसे एक फोटोन जिसका मैस नहीं है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहा है, जस्ट लाइक अ मैसिव पार्टिकल। तो यहाँ पर पार्टिकल नेचर लाइट की नजर आ रही है, ना कि वेव नेचर नजर आ रही है। इसलिए वी से कि कॉम्पटन इफेक्ट introduces, or you can say, stress upon which nature of the light, it stress upon the particle nature of the light। और इसी की बेस पे कॉम्पटन को नोबेल प्राइज भी बाद में दिया गया था, ठीक है। अच्छा, अब हम कॉम्पटन इफेक्ट को मैथमेटिकली समझने के लिए कि कितनी वेवलेंथ में चेंज आता है आफ्टर स्कैटरिंग, उसके लिए हम इसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम को अब समझते हैं, ठीक है। तो अगेन हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की तरफ एक एक्सरे आई। एक्सरे आफ्टर यानी इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रॉन वो स्कैटर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन भी दूसरी तरफ चला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अज्यूम करें कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो इनिशियल मोमेंटम है, लेट सपोज वो है HF/c, ठीक है। फोटोन का यानी एक्सरे का जो मोमेंटम है वो है HF/c। और ये कैसे आया, ये अगर आपको नहीं पता तो डिब्रोगली का जो फार्मूला है उससे आपको याद होगा, ठीक है। डिब्रोगली का जो मोमेंटम का फार्मूला था वो था ना H/λ। उसी में आप लेमडा की वैल्यू पुट कर दें C/F, तो आपके पास ये रिलेशन बन जाता है। अच्छा, और अगर इसकी एनर्जी देखें एक्सरे की, इंसिडेंट एक्सरे की, वो है EI = HF, ठीक है। और अच्छा, फिर स्कैटर होने के बाद जो फोटोन है उसकी उसका मोमेंटम हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, HF'/c, ठीक है। HF' इसलिए क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी F थी। अब जारी बात है, जब वेवलेंथ चेंज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, तो उस हिसाब से मोमेंटम भी चेंज होगा। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक मैसिव पार्टिकल है, तो किसी भी मैसिव पार्टिकल का मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हो जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, फाइनल मोमेंटम जो है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ये एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के जो मोमेंटम है उसको भी हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से हम देखते हैं कि जो फोटोन है, जो ऊपर ये जो रेड लाइन नज़र आ रही है, ये कितने एंगल से स्कैटर हुआ है? अज्यूम करें ये थीटा एंगल से स्कैटर हुआ है। और इलेक्ट्रॉन कितने एंगल से, अच्छा सॉरी, और थीटा, अब थीटा के अगर हम बेस पे मोमेंटम के कंपोनेंट्स बनाएं तो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट होता है साइन थीटा वाला, और दूसरा कंपोनेंट होता है कॉस थीटा। तो सामने वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? HF'/c साइन थीटा। और वो जो दूसरा कंपोनेंट है, इट विल बी HF'/c कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन का एंगल है, कितने एंगल से स्कैटर हुआ, उसको हम थोड़ा डिफरेंट एंगल बना देंगे, उसको फाई कह देते हैं। फाई के सामने वाली साइड हो जाएगी MV साइन फाई, और दूसरी हो जाएगी MV कॉस फाई, ठीक है। तो ये हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया दोनों मोमेंटम्स को आफ्टर द इंटरेक्शन। तो अब हम इसके ऊपर नेक्स्ट क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस डायग्राम के ऊपर अप्लाई करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम इस जो डायग्राम है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये है कि जो इनिशियल एनर्जी ऑफ फोटोन है प्लस इनिशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो फाइनल एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस फाइनल फाइनल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें इनिशियल एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है, वो है HF, ठीक है। और जो फाइनल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है m0 c²। तो ये कैसे आई है? देखें, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आइंस्टाइन की इक्वेशन से है E = mc²। बट मेन बात यह है कि यहाँ पे m0 का मतलब है
द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हम अज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो एक्सरे उसकी तरफ आता है उससे पहले उसकी उसका जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी, तो इसका मतलब है वो रेस्ट पे होगा। तो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो उसको आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास एनर्जी आ गई। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन वो है एच एफ प्राइम। क्योंकि फोटोन का आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है आफ्टर स्कैटरिंग। तो अगर पहले एनर्जी एच एफ है तो आफ्टर हो जाएगी एच एफ प्राइम। और इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी आफ्टर स्कैटरिंग हो जाएगी एम सी स्क्वेयर। तो यहाँ पे याद रखना है कि एम, यहाँ पे देखें बिफोर एम नॉट सी स्क्वेयर था, आफ्टर एम सी स्क्वेयर। तो ये जो एम है बेसिकली ये रिलेटिविस्टिक मास है, यानी एम नॉट √1 - v² बाई सी स्क्वेयर आपको चैप्टर 18 में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये रिलेटिविस्टिक मास है जबकि ये रेस्ट मास है। ओके देन, अब सेम डायग्राम या सेम इलेक्ट्रॉन पे वी विल अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंटम भी फिर हम दो हिस्सों में अप्लाई करेंगे। वन हॉरिजेंटल कंपोनेंट, यानी पी आई एक्स इज इक्वल टू पी एफ एक्स। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पे अप्लाई करेंगे तो टोटल टोटल इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस का टोटल फाइनल मोमेंटम इन एक्स एक्सिस के इक्वल होता है। तो फिर इसके भी दो हैं, यानी एक हम इलेक्ट्रॉन का एक्स एक्सिस का इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा फोटोन, सॉरी फोटोन का एक्स एक्सिस का इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा इलेक्ट्रॉन के, प्लस इलेक्ट्रॉन की इनिशियल मोमेंटम इन एक्स एक्सिस टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन इन द एक्स एक्सिस। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स एक्सिस कितना है, फोटोन का सॉरी, वो है एच एफ बाई सी। तो वो ये पुट कर दिया। इलेक्ट्रॉन क्योंकि रेस्ट पे था तो उसका मोमेंटम हो जाएगा ज़ीरो बिफोर स्कैटरिंग। ठीक है, आफ्टर स्कैटरिंग अगर आप देखें तो फाइनल मोमेंटम ऑफ फोटोन इन एक्स एक्सिस वो ये है एच एफ प्राइम बाई सी कॉस थीटा, और इलेक्ट्रॉन का है एम वी कॉस फाई। क्लियर है? तो यहाँ तक आपने ये देख लिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, सिमिलरली अब अगर हम अ, इस ओके अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इन वाई एक्सिस। तो टोटल इनिशियल इन ऑफ मोमेंटम इन वाई एक्सिस इक्वल होगा टोटल फाइनल मोमेंटम इन वाई एक्सिस फोटोन का, और इलेक्ट्रॉन का इनिशियल मोमेंटम इन वाई एक्सिस इक्वल होगा फोटोन और इलेक्ट्रॉन के फाइनल मोमेंटम इन वाई एक्सिस के। तो इन पे अगर हम अलग अलग अप्लाई करें तो चेक करते हैं इसको। एक मिनट इसको साथ लें। ओके, तो अब अगर आप देखें इसके अंदर इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटोन इन वाई एक्सिस वो है ज़ीरो। क्यों? क्योंकि फोटोन आ रहा था एक्स एक्सिस में, तो जब वो खुद एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका मोमेंटम वाई एक्सिस में एग्जिस्ट नहीं करता, वो ज़ीरो होगा। और इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी रेस्ट पे था तो अगेन उसका वाई एक्सिस में भी मोमेंटम ज़ीरो ही रहेगा। अच्छा, फाइनल मोमेंटम ऑफ फोटोन इन वाई एक्सिस अगर आप देखें तो वो है एच एफ प्राइम बाई सी साइन थीटा। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट वाई एक्सिस में, और इलेक्ट्रॉन का है एम वी साइन फाई। तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन अगर आप देखें तो अपोजिट है इसके फोटोन के मुकाबले में, इसलिए इसके साथ क्या सिंबल आएगा, माइनस सिंबल आएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास हो गया, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब यहाँ पर इक्वेशन 3 के बाद जितने भी यहाँ से लेकर आगे मैं कुछ स्टेप्स करूँगा आगे तक मैं आपको बता दूंगा। तो वो वाले स्टेप्स आपकी बुक में नहीं है, एफएससी की बुक में। तो मैं नहीं समझता कि वो करना ज़रूरी है, लेकिन स्टिल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं समझने के लिए या एटलीस्ट करना भी चाहते हैं तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय में अगर आप नहीं भी करेंगे तो ये लाजमी नहीं है ये वाले स्टेप्स करना, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलें अब इसको एक्सप्लेन मैं करता हूँ। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि ये जो माइनस वाली टर्म है इट विल गो ऑन द अदर साइड, तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये बनेगा एम बी साइन फाई इज इक्वल टू एच एफ प्राइम बाई सी साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि ये जो क्वेश्चन 3 है
यानी ये वाली जो इक्वेशन 3 है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना सी से। इधर भी सी से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी सी से, तो ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। ठीक है, वो यहाँ पे सी सी से कैंसिल, तो एच एफ प्राइम साइन थीटा बच जाएगा। ओके, तो अब आपने इस टर्म का स्क्वायर कर लेना है। इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट स्टेप अब फर्दर ये है कि अब आपने इक्वेशन 2 पर जाना है, और इक्वेशन 2 को भी सी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 ये है, इसको आपने सी से मल्टीप्लाई करना है दो बोथ साइड्स पे। तो जब आप सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, ये वाली फॉर्म बनेगी। तो इसमें फिर नेक्स्ट स्टेप, इसके अगले स्टेप में मैंने ये किया कि एच एफ प्राइम कॉस थीटा को दूसरी साइड ले गए, तो लेफ्ट साइड पे वो बन जाएगा माइनस एच एफ प्राइम कॉस थीटा। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से एच कॉमन है, तो एच कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रह जाएगा एफ माइनस एफ प्राइम कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ये जो टर्म आ गई, इसका आपने फर्दर क्या करना है, स्क्वायर कर लेना। स्क्वायर करेंगे तो देखते हैं इसको। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर हो गया, और इस पूरी टर्म का आप स्क्वायर करेंगे, एफ माइनस एफ प्राइम स्क्वायर एफ प्राइम कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर लिया तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो ये वाली टर्म है, इसका स्क्वायर क्यों हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर फर्दर ये किया गया, अगले स्टेप में एच को इन सारी टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में बनेगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है? अब नेक्स्ट आपने फर्दर ये करना है कि इक्वेशन नंबर ये 5 आ गई, ये जो भी हमने फाइंड की है, और इससे पहले जो इक्वेशन 4 थी उसको ऐड कर देना। ये 5 है, 4 ये वाली इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम में अगर देखें, मैंने जो ब्लैक कलर लिखा है वो इक्वेशन 4 है, रेड वाली 5 है, तो दोनों में लेफ्ट और राइट साइड पे इक्वेशन 4 एंड 5 ऐड हो जाएगी। ऐड करने के बाद आपने फर्दर अब इसमें देखना है कि कॉमन टर्म्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है, तो कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में रह जाएगा कॉस साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5। ठीक है, तो ये जब आप करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1, आपको पता है ये आइडेंटिटी है। अच्छा, फिर इसमें जो ये वाला स्टेप है, इसमें अगर आप देखें तो एक ये टर्म है एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसी तरह ये टर्म है। इन दोनों में एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर कॉमन है, तो वो देखें कॉमन लिया तो ये टर्म रहेगी। ठीक है, बाकी उसी तरह रहेगी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है, और बाकी टर्म अगेन विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो यहाँ तक आप पहुँच गए। इसके बाद आपने सिंपल 1 को मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन फाइनल फॉर्म में इक्वेशन 6 इस तरह की आपके पास रह जाएगी। ओके, नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे एक यूज़ करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी बिफोर स्कैटरिंग, वो इक्वल होगी एनर्जी आफ्टर स्कैटरिंग की। तो आपको पता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मतलब वैसे हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आप E की जगह एच एफ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल एच एफ भी होता है। क्लियर? तो इसी फॉर्म को देखे मैंने यूज़ किया, एच एफ माइनस एच एफ प्राइम, यानी कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इस फॉर्म को अगर आप ये नीचे वाली फॉर्म में देखें समझ आएगी, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, यानी कि फाइनल अगेन एनर्जी एम सी स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो दोनों तरफ पे एक फाइनल एनर्जी है और एक इनिशियल एनर्जी है। ठीक है, तो ये बस सिंपल, ये यहाँ पे हमने स्टेप यूज़ किया है। इन दोनों में एच कॉमन है, एच कॉमन ले लिया, और यहाँ पहले मैंने ब्रैकेट में लिखा था, वो ओपन करके लिखेंगे तो इस तरह आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या किया हमने कि जो माइनस एम नॉट सी स्क्वायर है, इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये क्वेश्चन इस तरह बनेगी, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो अब आपने क्या करना है कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इस इक्वेशन का स्क्वायर करना है। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे तो आपने इसमें ये देखना है कि ये टर्म ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखें ये है ए स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर, एफ माइनस एफ प्राइम का बी स्क्वायर होगा, तो वो हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ प्राइम स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2f एफ प्राइम। तो ये होल टर्म ए स्क्वायर होगी, ये बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वो आप साथ साथ करेंगे तो आपको फिर समझ आएगी।
और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वेशन आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7। 7 में से 6 को माइनस करना है, तो माइनस करते हैं, उसको देखते हैं। तो अब अगेन आप देखें, जो मैंने रेड में लिखे हैं इक्वेशन 7 है माइनस इक्वेशन 6। इक्वेशन 7 माइनस इक्वेशन 6। तो इसमें सिर्फ ये ख्याल करना है, जब आप माइनस ये वाला करेंगे तो क्योंकि ब्रैकेट के अंदर होता है ना, तो वो जो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है जो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने साइन लिखे हुए, लेकिन आप खुद करते हुए इसको ज़रा ध्यान से कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट अब इसमें क्या किया है कि अम, एक तो ये है कि एच स्क्वायर को सारी टर्म से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी फ़िलहाल इसमें कोई चेंज नहीं है, बाकी क्वेश्चन फिलहाल सेम नीचे वाली आ जाएगी। ओके, देन आफ्टर दैट अगर आप देखें तो इस पूरी क्वेश्चन में एक ये टर्म्स हैं दो, और ये जो दो ब्लू में लिखी हैं ये इनको देखें। तो देखें एच स्क्वायर एफ स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर एफ स्क्वायर से, और एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर। तो ये चार टर्म्स कैंसिल हो गई, बाकी इक्वेशन इस तरह रह जाएगी। ओके, अब इसमें भी फर्दर अगर आप देखें तो ये ब्लू यानी पर्पल कलर में एक ये टर्म है और एक ये। इन दोनों में से भी अगर आप कॉमन लें, पहले अच्छा पहले तो इनको इकट्ठा करके लिखते हैं। इकट्ठा करके लिखा है इस तरीके से, सही है। अब इसमें से आपने क्या कॉमन ले लेना है, माइनस टू एच स्क्वायर एफ एफ प्राइम कॉमन लिया, तो क्योंकि माइनस समेत लिया है तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, और यहाँ प्लस की जगह माइनस कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो बाकी टर्म सेम रहेगी, दिस विल बी। और हाँ, ये है कि इस साइड पे आपने एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में रह जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 8। ओके, तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर आप देखें तो इक्वेशन जो आप जानते हैं, एम इज इक्वल टू एम नॉट वन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जो रिलेटिविस्टिक मैथ्स की इक्वेशन है। इसका अगर आप स्क्वायर करें तो ये बनेगा एम स्क्वायर, इस टर्म साइड का हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर बाय वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल। डिनोमिनेटर में यहाँ पे अगर आप इसका डिनोमिनेटर का जो है ना एलसीएम लें तो बनेगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये वाला सी स्क्वायर जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ये वाली टर्म है ये दूसरी साइड पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। ओके, इसमें फिर एम स्क्वायर को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ तक हम पहुँच गए, इसको अब आपने सी स्क्वायर से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन इस तरह की बन जाएगी। और फर्दर ये कि अब आखिर में हमने इस स्टेप में से एम स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन ले लेना है, तो जो कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट में बनेगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी फोर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 9। अब आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 9 को इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर दें। ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 यहाँ पे आपने इसको पुट कर देना है। तो जब आप पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी, यानी इस पूरी टर्म की जगह आपने सिर्फ लिख दिया एम नॉट स्क्वायर सी फोर। अब ये एम नॉट स्क्वायर सी फोर इस एम नॉट स्क्वायर सी फोर के साथ कैंसिल होगा, इस साइड पर रह जाएगा 0। और फर्दर ये कि बाकी टर्म फिलहाल इस तरह सेम रहेगी। अब नेक्स्ट टाइम में हमने ये क्या क्या किया कि ये जो ये वाली माइनस वाली होल टर्म है इसको दूसरी साइड ले आए तो ये प्लस बन जाएगी। ठीक है, प्लस बन जाएगी, और फर्दर इसमें हमने कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करनी है। यानी अगर आप देखें तो ये जो टू है ये इस टू के साथ कैंसिल, और ये वाला एक एच जो है वो एक इस एच के साथ कैंसिल। ठीक है, तो अगले स्टेप में आपके पास क्या रह जाएगा, एक एच एफ एफ प्राइम, और इधर रह जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर। तो नेक्स्ट टाइम में फर्दर हमने ये करना है कि एम नॉट सी स्क्वायर को इस साइड पे लें और एच एफ एफ प्राइम सॉरी एफ एफ प्राइम को दूसरी साइड पे लें। ठीक है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो आपके पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी। और फिर फर्दर ये है कि इस टर्म को ओपन करें, एफ बाई एफ डबल प्राइम माइनस एफ प्राइम बाई एफ डबल प्राइम इज इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा वन माइनस कॉस थीटा।
तो एफ एफ से कैंसिल, इधर एफ प्राइम से कैंसिल, तो ये इक्वेशन इस तरह बनेगी। ठीक है। तो यहाँ तक जो मैं आपको कह रहा था ना कि कुछ स्टेप्स आप बेशक सॉल्व ना करें, आपकी बुक में ये सॉल्व नहीं हुए, और उन्होंने इसी तरह लिखा हुआ है सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 नहीं, बल्कि सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 कर लें बस इसको सिंपल। ठीक है। तो अगर आप पूरा नहीं करना चाहते यहाँ तक, ठीक है, जो ऊपर आप वीडियो में देखिएगा मैंने बताया था, तो यहाँ तक को आप लीव कर सकते हैं। ठीक है। तो उसकी जगह फिर आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं, सॉल्विंग सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 साइमल्टेनियसली वी गेट दिस। ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे तो अभी हमने डिराइव किया, लेकिन अगेन यू कैन राइट इट डायरेक्टली फ्रॉम द गो अबव 3 क्वेश्चंस। इस इक्वेशन में फिर फर्दर हमने क्या करना है कि अच्छा ये एक मिनट, एक स्टेप गलती से दोबारा लिख दिए। इसी स्टेप में अगर आप देखें सी से मल्टीप्लाई कर दें, सी से मल्टीप्लाई करेंगे ये। ठीक है। तो यहाँ पे एक जो सी है, यहाँ वाला सी नीचे वाले एक सी से कैंसिल हो गया, तो एच बाय एम नॉट सी बन गया। और दूसरी साइड पे ये जो सी बाय एफ प्राइम है, ये आपको पता है लेमडा प्राइम की इक्वल, सी बाय एफ लेमडा की इक्वल। ठीक है। ये आपको पता है ना, ये रिलेशन है सी इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो उसी से निकला है। अच्छा, तो लेमडा प्राइम माइनस लेमडा को हम कहते हैं डेल्टा लेमडा, यानी चेंज इन वेवलेंथ। लेमडा प्राइम स्कैटर होने के बाद की वेवलेंथ है, और लेमडा उससे पहले की है। तो उसमें कितना चेंज इन वेवलेंथ है, इसको डेल्टा लेमडा कहते हैं। और इस पूरी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको हम कॉम्पटन इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। फॉर द चेंज इन वेवलेंथ। तो ये कॉम्पटन ने डिराइव की थी। इसमें जो डेल्टा लेमडा है इसको कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, यानी कि कितना शिफ्ट आया है वेवलेंथ में या कितना चेंज आया है, तो ओवरऑल डेल्टा लेमडा को हम कॉम्पटन्स शिफ्ट कहते हैं। इसी इक्वेशन में जो एम नॉट है, इसको हम रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो आपको पता है 9.1 × 10⁻31 kg की इक्वल है। ठीक है। और थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन। ठीक है, फोटोन का एंगल है, इट इज नॉट द एंगल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वो आपने याद रखना है, फाइ का है। तो मेन इक्वेशन में जो थीटा है वो फोटोन का है। और एच बाय एम नॉट सी, ये जो ओवरऑल ये कांस्टेंट है, इसको कॉम्पटन्स वेवलेंथ कहते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें, क्योंकि सारे टर्म्स कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, एम नॉट भी और सी भी, तो इन सारों की वैल्यूज पुट करें, एच की वैल्यू, एम नॉट की और सी की, तो यह सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 2.42 × 10⁻12 मीटर या पिकोमीटर। तो ये याद रखना भी आसान है, 2.42 पिकोमीटर। आप न्यूमेरिकल्स में अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी इसको पुट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि वैल्यूज पुट कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछूं जो कि लिखा है फॉर व्हाट एंगल इज कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम, आपके ख्याल में किस एंगल पर जो वेवलेंथ का चेंज है मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में भी आता है। तो आंसर भी चले मैं फिलहाल बता देता हूँ इसका। देखें, ये आपके पास कॉम्पटन इक्वेशन है। थीटा को अगर आप 180 पुट करें, कॉस 180 -1 होता है, माइनस पहले वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 + 1 2। तो देखें मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ किस एंगल पर आती है, एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलें साथ ही मैं आपसे पूछता हूँ कि किस एंगल पर जो है चेंज इन वेवलेंथ मिनिमम होती है, यानी ज़ीरो होती है। तो वो चलें आप लोग खुद सॉल्व करें, फिर मुझे बताएं। ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं, आपकी बुक में आपको नज़र आएगा इस तरीके से एक कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं। ये ग्राफ्स बिटवीन इंटेंसिटी ऑन वाई एक्सिस एंड वेवलेंथ ऑन एक्स एक्सिस हैं। ये ग्राफ बेसिकली कॉम्पटन ने, जब मैंने आपको बताया था, उसने ये स्टडी किए थे विद द हेल्प ऑफ सीआरओ, यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो जब वो करता था, एक इंसिडेंट एक्स रेस की एक उसको पीक नज़र आती थी और एक स्कैटर्ड की, तो हर एंगल पर यानी वो देखता था मुख्तलिफ डायरेक्शन में, डिटेक्टर को जब रखता था तो सी आर ओ पे उसको मुख्तलिफ पीक्स नज़र आती थी। तो मसलन थीटा इज इक्वल टू 0 पे तो एक ही पीक बनती थी, यानी कि सिंपल जो इंसिडेंट स्कैटर, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 पे आप देखिएगा डेल्टा लैम्डा 0 आता है, तो देर इज नो चेंज इन वेवलेंथ। लेकिन मसलन थीटा 90 पे अगर आप देखें तो एक दो पीक्स आ रही हैं, एक ये पीक और एक ये पीक। ठीक है। तो ये इंसिडेंट की है ओरिजिनल वेवलेंथ, और लैम्डा प्राइम का मतलब है स्कैटर्ड वेवलेंथ। तो अगर आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो ये बेसिकली डेल्टा लैम्डा है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, डेल्टा लैम्डा, जिसे हम कॉम्पटन्स शिफ्ट कहते हैं। ठीक है। इसी तरह थीटा 45 पे अगर आप देखें तो ये कॉम्पटन शिफ्ट थोड़ा सा कम है,
और सबसे ज़्यादा कब है, अभी हमने बात की थी, मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ कब आता है, थीटा 180 पे। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चेंज इन वेवलेंथ प्रोड्यूस हुआ, जो कि अगेन खुद उसने किया था, कॉम्पटन ने। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको डॉटेड लाइंस भी, डॉट्स नज़र आ रहे हैं हर जगह पे, ठीक है। तो डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो ब्लैक लाइन है ये क्या शो कर रही है, सॉलिड जो ब्लैक लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस को, और डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को। तो जो कॉम्पटन ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के साथ बिल्कुल मैच कर रही थी, इसलिए कॉम्पटन को बाद में नोबेल प्राइज भी दिया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ दिस फिनोमिनन। लास्ट में आते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस कॉम्पटन इफेक्ट की क्या है। कॉम्पटन स्कैटरिंग ऑफ गामा रेज इज वाइडली यूज टेक्निक फॉर स्टडीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ मैटर स्टडी करने के लिए भी यूज होता है, और यानी जो गामा रेज, और एक ये भी आपने याद रखना है, कॉम्पटन इफेक्ट या तो गामा रेज से या एक्स रेज से परफॉर्म हो सकते हैं। लोअर एनर्जी यानी विजिबल लाइट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनसे कॉम्पटन इफेक्ट पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। उसमें फिर आपके पास यानी बाकी फिनोमिना यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो अकर हो सकता है, ठीक है। या डिफरेंट है, लेकिन ये कॉम्पटन इफेक्ट विजिबल लाइट से अकर नहीं होता। तो बाकी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है मैंने बता दिए, लॉन्ग टॉपिक में भी आ सकता है, और जनरली जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं या कॉन्सेप्चुअल हैं वो मैंने आपको बताए हैं, और इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप बुक से कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।